हेलो एवरीवन। ये वीडियो में हम लोग फटाफट डिस्कस करने वाले हैं जो आप लोग का सीए इंटर May 23 में जो सीए इंस्टीट्यूट ने आरटीपी रिलीज किया था कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन का हम लोग फटाफट क्विक डिस्कशन एंड कैलकुलेशन करते हैं। ये देखो तुम लोग स्क्रीन के सामने खुला हुआ है हमारा सीए इंटर आरटीपी May 23। पहला चैप्टर कौन सा है? मटीरियल। चलो जरा देखिए क्या है। पहला बात, हमारे आरटीपी के अंदर में जितना भी क्वेश्चन है ना, जितना भी क्वेश्चन है ना, ये हर एक क्वेश्चन तुम लोग का जब हम लोग पढ़े थे हर एक A to Z क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। ऑब्वियसली मेरा नंबर थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी सारा का सारा कंसेप्ट हर एक क्वेश्चन किया हुआ है, तो इस टर्म का आरटीपी काफी इजी है। चलो एनीवेज हम लोग फटाफट क्विक डिस्कशन करते हैं। चल लिखिए जरा देखिए पहला बात। सबसे पहले रिलायबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ स्टार्टअप कंपनी engaged in manufacturing of agrotech product from a raw material which is purchased at rupees 190 per kg। यानी रॉ मटेरियल का रेट दिया हुआ है 190 पर केजी, हमारा पहला इंफॉर्मेशन। अब आगे, द कंपनी इंकर्स ए हैंडलिंग कॉस्ट ऑफ रुपीज 1470 प्लस फ्रेट ऑफ रुपीज 770 पर ऑर्डर। यानी मेरा ये दोनों खर्चा लग रहा है पर ऑर्डर, यानी मेरा क्या रहेगा? ऑर्डरिंग कॉस्ट। सो अगर हम लोग ऐड करें तो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट आने वाला है 1470 प्लस 770 मिलाकर 2240 पर ऑर्डर। अब आगे बोलते हैं मेरा कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल क्या रहेगा? रुपीज 3 पर केजी पर मंथ। पर ध्यान देना, जब हम लोग कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं वो होता है पर यूनिट पर एनम। यानी मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा? रुपीज 3 पर केजी पर मंथ है, साल भर के लिए इंटू 12 36। अब बोलते हैं इन एडिशन, इसके अलावा द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस ऑन इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल इज रुपीज 20 पर केजी पर एनम। इसके अलावा एक और कैरिंग कॉस्ट लग रहा है 20 पर केजी पर एनम। सो कुल मिलाकर आएगा 56 पर केजी पर एनम। वेरी इजी। अब मेरा ये क्वेश्चन उठता है कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंस क्या है? यानी अगर बाई चांस मेरे को मेरा इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है तो मेरे को चाहिएगा पहले कहीं पे पैसा। अब जहां से भी हम लोग पैसा लेकर आएंगे वो मेरा वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, जिसके लिए मेरे को कुछ कॉस्ट देना पड़ेगा। और लोन के अगेंस्ट में मेरा कॉस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट। और ध्यान होगा मेरा इंटरेस्ट क्या चीज का एग्जांपल था? कैरिंग कॉस्ट का। तो ओ आ गया, नेक्स्ट सी आ गया। मेरा क्वेश्चन का लास्ट टाइम से मेरे को मिलने वाला है एनुअल रिक्वायरमेंट क्या है? द एनुअल प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट है 1,50,000 यूनिट, यानी साल भर में बनाना है 1,50,000 यूनिट। और आगे बोलते हैं 3 यूनिट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम 1 kg ऑफ रॉ मटेरियल। 3 यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल लगता है 1 kg। 3 यूनिट को बनाने के लिए रॉ मटेरियल लगता है 1 kg, तो भैया 1 यूनिट के लिए आएगा 1/3। पर अगर मेरे को साल भर में 1,50,000 यूनिट बनाना है तो रॉ मटेरियल आएगा 1,50,000 डिवाइडेड बाय 3, जो बन जाएगा 50,000 kg। ये आ गया ए। पहले पार्ट में कैलकुलेट करना है ईओक्यू फॉर्मूला क्या? √2 इंटू ए इंटू ओ निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय सी। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू आ जाएगा आई थिंक 2000 kg। तो एकदम मेरा पहला पार्ट में ईओक्यू का आंसर आ गया 2000 kg। सेकेंड पार्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है हाउ फ्रीक्वेंटली शुड ऑर्डर बी प्लेस्ड। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या हुआ? मेरे को हर कितने दिनों में ऑर्डर मेरे को प्लेस करना है। अब साल में होता है 365 डेज, मेरे को हर कितने दिनों में करना है उसके लिए पहले मेरे को यह पता होना चाहिए साल में कितना ऑर्डर करना है। तो देखो साल भर में चाहिए 50,000 kg, हम लोग हर एक बार में परचेज करते हैं 2000 kg, यानी मेरे को ऐसा ऑर्डर साल में कितनी बार करना पड़ेगा? 50,000 बाय 2000 जो आएगा 25 टाइम्स। मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ जाएगा 25। अब साल में देना है 365। अब यहां पे लोग 360 लिए हैं, हम लोग अपने कैलकुलेशन के सिंप्लिसिटी के लिए 360 ले सकते हैं, पर 365 भी राइट है। तो हम लोग का साल में 50 ऑर्डर्स देना है, सॉरी 25 ऑर्डर्स देना है। साल में 365 डेज 25 ऑर्डर्स देना है, यानी मेरे को हर कितने दिनों में ऑर्डर देना है? 14.6 डेज। यहां पर आया होगा 14.4 क्योंकि यहां पे 360 डेज लिया है, हम लोग ने 365, दोनों एब्सोल्युटली करेक्ट है। तीसरा पार्ट क्या होता है? द कंपनी प्रपोजेस टू रैशनलाइज प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर ऑन क्वार्टरली बेसिस। यानी मान लो मेरा कंपनी ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑर्डर प्लेस करने वाले हैं क्वार्टरली बेसिस पे, यानी साल में 4 बार। तब इस केस में कितना % ऑफ डिस्काउंट मिलना चाहिए इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल विच शुड बी नेगोशिएटेड। अब जो आइडियलिस्टिकली मेरे को परचेज करना चाहिए ईओक्यू पे, पर अगर ईओक्यू के अलावा कोई भी और ऑप्शन पे हम लोग परचेज करते हैं मेरा कॉस्ट ज्यादा लगेगा।
तो भाई मेरा जितना खर्चा ज्यादा लगेगा और उतना मेरे को सप्लाई डिस्काउंट दे रहे तो मेरे को चलेगा। तो इसके लिए मेरे को क्या बनाना है, एक टेबल इवैल्यूएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स का, जहां पे दो कॉलम आएगा, एक आएगा ईओक्यू, एक आएगा प्रपोज्ड पॉलिसी। पहला लाइन मेरे को लिखना है एनुअल रिक्वायरमेंट। मेरा एनुअल रिक्वायरमेंट देखो कितना दिया हुआ है 50,000, तो मेरा दोनों ऑप्शन में क्या रहेगा 50,000। मेरा अगला आएगा क्वांटिटी पर ऑर्डर। मेरा ईओक्यू में क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या था जो हम लोग निकाले 2000, पर मेरा प्रपोज के अंदर में क्वांटिटी पर ऑर्डर क्या आएगा, मेरे को साल में 4 बार परचेज करना है, तो 50,000 को अगर 4 बार में परचेज करेंगे मतलब 12,500 डिवाइड करते मेरे को क्या मिलेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, जो अगर हम लोग कैलकुलेट करें आएगा 25 and 4। अब देखो जितनी बार ऑर्डर देंगे उतनी बार मेरा लगेगा ऑर्डरिंग कॉस्ट। क्वेश्चन उठता है ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना था, मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट देखो दिया हुआ है 2240 पर ऑर्डर, तो जितनी बार ऑर्डर देंगे जो है सी में इंटू 2240, सो आई थिंक ये आएगा 56,000, ये आएगा 8960। लास्ट में मेरे को कैलकुलेट करना है कैरिंग कॉस्ट। मेरा कैरिंग कॉस्ट क्या आएगा, क्यू बाई 2 इंटू सी। व्हाट इज क्यू, हर एक बार में कितना क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू सी। सी कितना निकाले थे 56 पर केजी पर एनम। सो पहला वाला आएगा 56,000, नेक्स्ट वाला आएगा 3,50,000। यानी जैसे करेंगे टोटल कॉस्ट ये आएगा 1,12,000 और आई थिंक ये आएगा 358,960। ठीक, यानी मेरा जितना एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है उतना मेरे को डिस्काउंट मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो यानी मेरे को डिस्काउंट क्या चाहिए, इन दोनों का डिफरेंस अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 358,960 माइनस 1,12,000 जो आई थिंक आएगा 246,960। पर देखो मेरे को क्वेश्चन में निकालने बोला है परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो इतना रुपया डिस्काउंट चाहिए मेरे को, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है तो 246,960 चाहिए डिवाइडेड बाय मेरे को साल भर में कितना खरीदना है, साल भर में लेना है 50,000 केजी। कौन से रेट में, 190 के रेट में, तो 50,000 लेंगे 190 के रेट में, यानी मेरा टोटल वैल्यू लगने वाला है इतना। यानी इतना परचेज कॉस्ट लगता था उसमें मेरे को इतना डिस्काउंट चाहिए फॉर परसेंटेज इंटू 100। सो अगर आप लोग कैलकुलेट करो ये आई थिंक आएगा 2.6%। सो तुम लोग कैलकुलेट करेगा ये आ जाएगा 2.6%। डन, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो बहुत इजी क्वेश्चन था। ध्यान होगा हम लोग सेम इस टाइप का क्वेश्चन किया हुआ था। अब अगला क्वेश्चन है हमारे लेबर चैप्टर का, जहां पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन है लेबर टर्नओवर रेट कैलकुलेट करने का। क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेट एंड लेबर फ्लक्स रेट। तो लेबर टर्नओवर में याद होगा 4 मेथड होता है, पहला हमारा रिप्लेसमेंट, अगला हमारा पहला है सेपरेशन, उसकी जगह जो आया रिप्लेसमेंट, जो नया आया न्यू रिक्रूटमेंट, और तीनों को ऐड करके क्या मिलता है फ्लक्स। पहले लिखा हुआ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1 अप्रैल 2021 में इतना, मार्च 22 में इतना। इससे मेरे को क्या मिल जाएगा, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज जो आएगा 9400 प्लस 10,600 डिवाइडेड बाई 2 जो आने वाला है 10,000। यह है मेरा एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। फिर आगे बोलता है ड्यूरिंग द ईयर 160 एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी व्हाइल 640 एम्प्लॉइज वर डिस्चार्ज्ड। तो जो लेफ्ट एंड डिस्चार्ज है ये मेरा क्या चीज में काम आता है, सेपरेशन मेथड में। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें लेबर टर्नओवर एज पर सेपरेशन मेथड तो ये कितना आएगा 160 प्लस 640 मिलाकर 800 डिवाइडेड बाय एवरेज एम्प्लॉइज इनटू 100, ये आ जाएगा 8%। नेक्स्ट है मेरा रिप्लेसमेंट। अब आगे बोलता है 1500 एम्प्लॉइज वर रिक्रूटेड ड्यूरिंग द ईयर आउट ऑफ विच 400 एम्प्लॉइज वर रिक्रूटेड बिकॉज ऑफ एग्जिट। टोटल में 1500 एम्प्लॉइज को हम लोग हायर किए, जिसपे 400 वो एम्प्लॉय है जो किसी की जगह आए हैं, जो छोड़ के गया उसकी जगह आए हैं, मतलब रिप्लेसमेंट मेथड हो गया। तो 400 है रिप्लेसमेंट, आउट ऑफ 10,000 इंटू 100 ये आएगा 4%। मेरा नेक्स्ट है न्यू रिक्रूटमेंट मेथड। अब बोलता है 1500 के अंदर में 400 लोग आए हैं जो गए उनकी जगह, और जो बैलेंस आए हैं ना वो लोग आए हैं एक्सपेंशन के लिए। तो 1500 में से 400 गया तो एक्सपेंशन के लिए कितना आया है 1100, ये हो गया न्यू रिक्रूटमेंट, आउट ऑफ 10,000 टू 100 ये आएगा 11%। अगर फ्लक्स निकालना है वो क्या बनेगा, समेशन ऑफ ऑल 3 मेथड, जो कैलकुलेट करके दिखना आ जाएगा 23%। सो देखना हमारा इसका आंसर कितना आ जाएगा 23%। वेरी इजी। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ये हमारा एलोकेशन अपोर्शनमेंट रीअपोर्शनमेंट वाला क्वेश्चन है, जैसा हम लोग बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। क्या है क्वेश्चन 3? आप बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर में कुल मिलाकर डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 ABC, परफेक्ट, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है X एंड Y, परफेक्ट। द फॉलोइंग इज द बजट फॉर दिसंबर 2022। देखो मेरा हर एक डिपार्टमेंट में कॉस्ट क्या लगा हुआ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है। तो ध्यान देना, जब कोई एक्सपेंस हर एक डिपार्टमेंट में क्या लगा एग्जैक्ट दिया रहे, हम लोग इसका क्या करते हैं, एलोकेशन। तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी करना है। इनफैक्ट सॉल्यूशन में हम डिस्कस करते हुए चले तो हम बताता है, तो इसका हम लोग क्या करने वाले हैं, एलोकेशन। पर भाई ध्यान देना, वर्ड आया हुआ है डायरेक्ट, और याद होगा जैसे कोई डायरेक्ट कॉस्ट आता है वो हम लोग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में नहीं लिखते, ओनली सर्विस में लिखते हैं। रीजन क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो मेरा डायरेक्ट खर्चा लगा वो प्राइम कॉस्ट का पार्ट बनता है। यानी मेरा पहला तीनों में आएगा 0, फिर 320, 160, पहला तीनों में आएगा 0, 160, 320। तो देखो मेरा डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस लिख दिए ओनली सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर में। नेक्स्ट, मेरा फैक्ट्री रेंट दिया हुआ है टोटल में, यानी मेरे को अपोर्शन करना है। पावर दिया हुआ है टोटल में, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है टोटल में, एंड अदर ओवरहेड दिया हुआ है टोटल में। अब इसके बाद देखो मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन में एरिया दिया हुआ है हर एक डिपार्टमेंट में, क्या है, कैपिटल वैल्यू ऑफ असेट, मशीन आर एंड हॉर्स पावर ऑफ मशीन। फिर आगे दिया अपोर्शनमेंट का बात किया, वो देखते हैं बाद में। तो देखो मेरा पहला 2 लाइन के बाद मेरे को नेक्स्ट 4 एक्सपेंस को क्या करना है, अपोर्शन। कोई डाउट ही नहीं है। आज जो हमारा रेंट है 6,40,000, ये क्या चीज पे डिपेंड करता है, हमारा रेंट डिपेंड करता है फ्लोर स्पेस या फिर एरिया में। तो जो रेंट है 6,40,000, इसको हम लोग अपोर्शन करने वाले हैं एरिया के रेशियो में। अगर तुम लोग देखिएगा एरिया का रेशियो ये आ जाएगा 2:1:2:1:2। तुम लोग बांटेंगे एरिया के रेशियो में 2:1:2:1:2, टोटल को इस रेशियो में बांट दिया। आज जो मेरा नेक्स्ट कॉस्ट है वो क्या है, पावर। अब देखो पावर को हम लोग जनरली बांटते हैं हॉर्स पावर के रेशियो में, पर आईसीआई 2 चीज को करता है, आइदर वो बांटता है ओनली हॉर्स पावर में, या फिर वो लोग काफी बार क्या करते हैं, हॉर्स पावर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक मशीन का, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी, पर आर के लिए, फिर इसको मल्टीप्लाई करते हैं कितने, मशीन आर से। तो इससे मेरे को क्या मिलता है, टोटल पावर क्या लगा। जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग पावर को बांटे हैं हॉर्स पावर इंटू मशीन आर के रेशियो में। ऑल्टरनेटिवली अगर हम लोग अज्यूम करें कि हॉर्स पावर कुल मिला के सारी मशीन आर का मिलाकर है, उसके बेसिस पे भी हम लोग अपोर्शन कर सकते हैं। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, हॉर्स पावर को मल्टीप्लाई किया मशीन आर से, ये जो आया है एग्जैक्ट इसी रेशियो में हम लोग क्या किए हैं, पावर को अपोर्शन किए हैं। नेक्स्ट, मेरा नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। ऑब्वियसली मेरा डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे है, ये क्या चीज के रेशियो में बांटने वाले हैं, कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में। सो अगर हम लोग इसका रेशियो कैलकुलेट करें, सो आई थिंक ये रेशियो आ जाएगा 16 का मल्टीपल 2, 4:2:1:1। डेप्रिसिएशन को बांटेंगे 2:4:2:1:1 कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट के रेशियो में। अब इस क्वेश्चन में ना इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है मेरा, अदर ओवरहेड। अदर ओवरहेड, अब झमेला ये है ना कि अदर ओवरहेड का नेचर क्या है वो एग्जैक्ट पता नहीं है। याद होगा हम लोग पढ़ते थे जनरल एक्सपेंसेस या जनरल ओवरहेड। जब भी कोई जनरल ओवरहेड आता था या जनरल एक्सपेंस आता था, हम लोग क्या करते थे, इसको बांटते थे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में या फिर लेबर आर के रेशियो में या एम्प्लॉय के रेशियो में, यह अज्यूम करते हुए ये मेरा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है। जरा देखिए तो हमारे क्वेश्चन के अंदर में ये सब कुछ दिया हुआ है, क्या एरिया दिया है, कैपिटल वैल्यू दिया है, मशीन आर दिया है, और आगे दिया हुआ है हॉर्स पावर। यानी लेबर आर नहीं दिया हुआ है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज नहीं दिया हुआ है। तो यहां पे एक बार हम लोग अज्यूम करेंगे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है, और इंफॉर्मेशन भी वही सजेस्ट करता है, मशीन आर है एंड वैल्यू ऑफ मशीन है, लेबर आर नहीं है। तब इस केस में मेरे को जो जनरल ओवरहेड या अदर ओवरहेड है इसको बांटना पड़ेगा मशीन आर के रेशियो में। क्वेश्चन उठता है मशीन आर का रेशियो क्या है। अगर तुम लोग देखेगा ये सब मल्टीपल है 16 का 1 2 4 2 2 1 2 सॉरी 1 1 1 2 4 1 1 इस रेशियो में बांटेंगे। मेरा एलोकेशन डन, अपोर्शनमेंट डन, मेरा सारा का सारा ओवरहेड पहुंच गया हर एक डिपार्टमेंट के बीच में। ठीक, पहला पार्ट डन। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड टू वेरियस डिपार्टमेंट हो गया। अब आगे बोलते हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट एक्सपेंस टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। ध्यान देना, मेरे को लगाना है रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड लगाना है
तो ध्यान देना इस मेथड के अंदर में ये ना बताए कितना साइकिल, तो हम लोग हमेशा चलाते हैं 3 साइकिल। तो जो मेरा पांचों डिपार्टमेंट में ओवरहेड आया, मेरे को साइकिल 1, साइकिल 2, साइकिल 3 के अंदर में सबको रीअपोर्शन करना है। कैसे करेंगे, कौन से रेशियो में करेंगे वो दिया हुआ है। पहले x को बांटेंगे 72, 24, 48, 16 के रेशियो में। तो x वाले को माइनस किए, चारों में बांट दिए। ध्यान देना मेरा ये वैल्यू 0 हो गया। अब y का करेंगे, टोटल मेरा मिलाकर आया 932। अब हम लोग क्या करेंगे, y को बांटेंगे, y जिस रेशियो में सर्विस दिया 96, 56 और 8 बढ़ गया। अब देखो ये वैल्यू 0 हो गया, पर ध्यान देना मेरा x में फिर से आ गया। तो अगर x में फिर से आया, इसको हम लोग वापस से माइनस करेंगे, कौन से रेशियो में, एग्जैक्ट वही रेशियो 72, 24, 48, 16। हम लोग चारों में बांटे, ये वैल्यू हो गया 0। पर देखना y में वैल्यू फिर से आ गया, इसको वापस से अपोर्शन करेंगे इस रेशियो में 96, 56, 8 ये गया, वापस से वैल्यू आ गया इसके अंदर में। ये था मेरा साइकिल 2। हम लोग शुरू कर रहे हैं साइकिल 3। साइकिल 3 में हम लोग क्या करने वाले हैं, जो मेरा साइकिल 3 के अंदर में जो मेरा डिपार्टमेंट x में वैल्यू आया था माइनस करेंगे, चारों में बांटेंगे इस रेशियो में, वैल्यू 0। अब एक इंपॉर्टेंट बात, जब आखिरी साइकिल में आखिरी डिपार्टमेंट को बांटेंगे तो ध्यान देना इसमें वैल्यू 0 आ गया, इसमें फिर से कुछ नहीं आना चाहिए। तो ये 23 को हम लोग माइनस करेंगे ओनली इन दोनों में। तो मेरा रेशियो जो यहां पे लिखे है ना 96, 56, 0, 80, ये गलत है, खाली इनमें बांट रहा है। तो रेशियो आएगा 96, 56 एंड 0। 23 को बांटेंगे इस रेशियो में। हम चेक कर लेते हैं नंबर सही निकाला हुआ है ना, ये 15 एंड 8 एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो जैसे ही करेंगे मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल वैल्यू ऑफ ओवरहेड। अब सिंस क्वेश्चन में ओवरहेड रिकवरी रेट निकालना है, लेबर आर नहीं दिया हुआ है, डिवाइड करेंगे तीनों के मशीन आर से 1600, 3200, 6400 डिवाइड करते मिल जाएगा ओवरहेड रिकवरी रेट। डन। तो मटेरियल का क्वेश्चन भी बड़ा इजी था, लेबर का भी बड़ा इजी था, ओवरहेड का भी बड़ा इजी था। अब अगला हमारा क्वेश्चन आता है एबीसी कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से, जो एक और बहुत ही सिंपल चैप्टर और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस टर्म के आरटीपी में। देखो मेरे कंपनी जो 3 प्रोडक्ट बनाता है, हैंड वॉश, डिटर्जेंट पाउडर एंड डिश वॉशर। मेरा डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट क्या लगा, देखो दिया हुआ है। मेरा डायरेक्ट लेबर लगता है ₹10 पर आवर, पर भाई खर्चा पर यूनिट क्या लगा, दिया हुआ है। मेरा प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है, मिला के आएगा टोटल कॉस्ट पर यूनिट। कितना यूनिट बनाना है वो देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन का लास्ट लाइन, हाइजीन केयर लिमिटेड वाज एब्जॉर्बिंग ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्ट लेबर आर। ठीक, मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड इंट्रोड्यूस एबीसी सिस्टम एंड हैज आइडेंटिफाइड कॉस्ट ड्राइवर एंड कॉस्ट पूल एज अंडर। देखो एक्टिविटी क्या है, 4, चारों में कॉस्ट क्या लग रहा है, दिया हुआ है, ये आ गया हमारा कॉस्ट पूल। चारों में कॉस्ट ड्राइवर क्या है वो देखो दिया हुआ है, पर भाई कॉस्ट ड्राइवर है कितना, वो अगले टेबल में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनफैक्ट इतना इजी क्वेश्चन है ना ये। 4 एक्टिविटी है, 4 कॉस्ट पूल है, 4 कॉस्ट ड्राइवर चाहिए, मेरे को डिवाइड करते मिल जाएगा रेट पर ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर है नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर, देखो कितना दिया हुआ है डिस्पैच ऑर्डर 365, 4600, ये तीनों को मिलाकर देखिए ये आ जाएगा 1500। अगला मेरा नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन कितना दिया है, 1500, 2100, 2400, तीनों को मिलाकर देखेंगे ये आ जाएगा 6000। अगला नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर जो मेरा ऑलरेडी निकाला हुआ था, ये है 1500। नंबर ऑफ बैचेस मेरा कितना दिया हुआ है, एक सेकेंड, ओ माय गॉड सच ए पैथेटिक क्वेश्चन। डिस्पैच ऑर्डर 2 है, एक कैपिटल डीओ है, एक स्मॉल डीओ है। तो पहले वाले में मेरे को कैपिटल डीओ वाला लेना है, तो 600, 900, 1000 मिलाकर होता है 2500। मतलब इससे पैथेटिक क्वेश्चन हम आज तक नहीं देखा। और यहां पे स्मॉल डी और ओ है, तो मेरे को लेना चाहिए ये स्मॉल डी और ओ, ये आएगा 1500। अगला मेरा नंबर ऑफ बैचेस, मेरा नंबर ऑफ बैचेस कितना है, 720, 780 और 900, ये तीनों मिलाकर आ जाएगा 2400। यानी जैसे ही कॉस्ट पूल को डिवाइड करेंगे कॉस्ट ड्राइवर से, मेरे को मिलेगा रेट पर ड्राइवर। सो अगर तुम लोग कैलकुलेट करो, पहला वाला जाएगा 355.2 पर डिस्पैच ऑर्डर। मेरा नेक्स्ट वाला आएगा
447 पर प्रोडक्शन रन। मेरा नेक्स्ट वाला आएगा 420 पर डिस्पैच ऑर्डर, ये स्मॉल डिस्पैच ऑर्डर है। और मेरा लास्ट वाला आएगा 1500 पर बैच। सो अगर तुम लोग देखेगा, इनका तो प्रेजेंटेशन ही भाई याद है। सो एनीवेज हमारा ये सब वैल्यू आ गया। अब एक बार ये वैल्यू आया, मेरे को क्या करना है, अगला बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल ओवरहेड, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये था रेट पर डिस्पैच ऑर्डर, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ डिस्पैच ऑर्डर। सो 355.2 को मल्टीप्लाई करना है पहले 600, जाएगा 213120। अगला करना है 900, जाएगा 319680। अगला करना है 1000, जाएगा 355200। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चारों एक्टिविटी का कॉस्ट रेट पर ड्राइवर को अपने अपने ड्राइवर से मल्टीप्लाई करके टोटल ओवरहेड कैलकुलेट करेंगे। एड टोटल ओवरहेड, आज जितना यूनिट बनाया उससे डिवाइड करेंगे, मेरे को मिलेगा ओवरहेड पर यूनिट। और इसमें मेरे को ऐड कर देना है मटेरियल एंड लेबर 195, 180 एंड 195। मेरे को सीधा मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब तुम लोग लेगा कि हम लोग को ऐसे प्रेजेंटेशन करना है, बिल्कुल नहीं। देखो यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ एक बात, दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय यूजिंग कॉस्ट ड्राइवर रेट। हमेशा ये वाला फॉलो करना सिंपल तरीका है, इतना कचरा तरीका मत करना। रेशियो निकाल के पहला टेबल कैलकुलेशन ऑफ रेट पर ड्राइवर, ये वाला टेबल। अगला कैलकुलेशन ऑफ ओवरहेड, फिर निकालना है कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। सो एक और काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला करते हैं कॉस्ट शीट, जो लॉलीपॉप क्वेश्चन है एक्चुअल में। अब तुम लोग बोलेगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टर्म का पेपर इजी आने वाला है। ये आरटीपी बिल्कुल भी इंडिकेट नहीं करता कि तुम लोग का टर्म का कॉस्ट का पेपर इजी आएगा। इनफैक्ट मेरे हिसाब से कॉस्ट का पेपर इजी नहीं आएगा, पर घबराना मत। इजी तो बिल्कुल नहीं आएगा, कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि नवंबर में बहुत इजी पेपर आया हुआ है। हम लोग हो सकता है इजी आ जाए, पर हम लोग मेंटली प्रिपेयर रहेंगे कि पेपर हमारा अबव स्टैंडर्ड रहेगा। सो अगर अबव स्टैंडर्ड रहेगा तो देखो मेरा दो ही बात है, थ्योरी आप लोग जरूर पढ़ेंगे, थ्योरी अटेम्प्ट करना है। और अगर बाई चांस प्रैक्टिकल डिफिकल्ट आए तो भाई कोई भी क्वेश्चन आए अटेम्प्ट करके आने आपको 90+ मार्क्स। बस ये दो बातें, और तीसरा बात ही नहीं है। चलो अब अगला मेरे को कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेरा रिपेयर मेंटेनेंस दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी का, कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। ध्यान देना, मेरा मशीन रिलेटेड कोई भी खर्चा है, कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम दे रहे हैं इन्वेंट्री में, रास्ते का इंश्योरेंस नहीं बोला। ट्रांजिट इंश्योरेंस होता रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल परचेज कॉस्ट में जोड़ते हैं। अगर ट्रांजिट इंश्योरेंस होता फिनिश गुड्स का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कॉस्ट में जोड़ते हैं। पर ये इन्वेंट्री का दिया हुआ है, इन्वेंट्री फैक्ट्री में पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल स्टॉक, WIP स्टॉक, तो ये मेरा कहां जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर प्लांट एंड मशीनरी, मशीन का खर्चा फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा रॉ मटेरियल स्टॉक, रॉ मटेरियल परचेज्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये तीनों निकालने में काम आएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज एड ओपनिंग लेस क्लोजिंग, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया। मेरा वेजेस पेड दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस दिया हुआ है, मिलाकर आ गया प्राइम कॉस्ट। अब देखो हम लोग एग्जाम में ना हेडिंग लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, उसके बाद डिटेल कॉलम में ये सब लिखेंगे। ये गलत कॉस्ट शीट बनाकर दिया है। पहला ये तीनों फैक्ट्री ओवरहेड लिख दिए, फैक्ट्री ओवरहेड। अब मेरे को मिलेगा ग्रॉस फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट, फिर ऐड करेंगे ओपनिंग WIP लेस करेंगे क्लोजिंग WIP, नेट फैक्ट्री एंड वर्क्स कॉस्ट। इसके बाद चार नया खर्चा, पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट लिखेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट लिखेंगे, अगला एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इन नेचर ऑफ प्रोडक्शन लिखेंगे। जो अदर्स वाला है ये कहां जाएगा, मार्केटिंग के अंदर में, यानी COGS के बाद में। पर मेरे को तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक बनाना है, यानी मेरा ये वाला लाइन आएगा ही नहीं। इसके बाद मेरे को लिखता है एड प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट। तो देखो पैकिंग कॉस्ट नेसेसरी टू प्रिजर्व द गुड्स फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जो गुड्स की क्वालिटी को इंटैक्ट करने के लिए वो मेरा प्राइमरी पैकिंग कॉस्ट, माइनस करेंगे सेल ऑफ स्क्रैप, मेरे को क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तुम लोग ये क्या है, सैलरी पेड टू डायरेक्टर। भाई ध्यान देना, डायरेक्टर मेरा बैठता है हेड ऑफिस में, तो ये मेरा जाएगा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। प्रोडक्शन नेचर अलग से ना बताए कौन सा नेचर रहेगा, मार्केटिंग। तो देखना यहां पे फैक्ट्री ओवरहेड के बाद तुरंत निकालेंगे ग्रॉस, फिर ऐड ओपनिंग लेस क्लोजिंग WIP करेंगे, इधर मेरे को मिलेगा नेट। इसके बाद आएगा क्वालिटी कंट्रोल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एडमिन ओवरहेड, प्राइमरी पैकिंग लेस सेल ऑफ स्क्रैप, क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अदर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पार्ट नहीं बनेगा, सैलरी डायरेक्टर पार्ट नहीं बनेगा। वेरी इजी क्वेश्चन।
चलो अगला हमारा रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन है, एक और बड़ा इजी क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? द फाइनेंशियल रिकॉर्ड शोड अ प्रॉफिट ऑफ 169,500। द कॉस्ट अकाउंट्स हाउएवर डिस्क्लोज अ नेट लॉस ऑफ 88,500 फॉर द सेम पीरियड। और यहां पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, मेरे को बनाना है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बाय टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज बेस। यानी जो मेरा लॉस एज पर कॉस्टिंग था, इससे शुरू करना है -88,500 और पहुंचना कहां पर है? प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल में। आज यानी हम लोग जो भी सोचने वाले हैं, हम लोग सोचने वाले हैं फाइनेंशियल के अंदर में प्रॉफिट ज्यादा है या कम, उसके व्यू पॉइंट से। चलो जरा देखें, पहला लिखा हुआ है एडमिन ओवरहेड अंडर रिकवर्ड। अंडर रिकवर्ड का मतलब क्या होता है? रिकवर कम किए पर खर्चा ज्यादा लग गया। तो भाई रिकवर कम किए पर खर्चा ज्यादा लग गया, यानी खर्चा कहां लगता है? फाइनेंशियल में। फाइनेंशियल में अगर खर्चा ज्यादा लग गया तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर ध्यान देना कॉस्ट में ज्यादा था, तो ज्यादा से कम करना है, हम लोग क्या करेंगे? माइनस। अगर अंडर रिकवरी माइनस हुआ तो ओवर रिकवरी क्या होने वाला है? प्लस। कोई डाउट ही नहीं है। ओवर रिकवरी मतलब क्या? रिकवर ज्यादा हुआ पर खर्चा कम लगा, तो फाइनेंशियल में खर्चा कम लगा तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, तो फाइनेंशियल में ज्यादा होगा पर कॉस्ट में कम था, कम से ज्यादा करने के लिए करेंगे ऐड। अब अगला है डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट। कॉस्ट में डेप्रिसिएशन कम चार्ज किए, तो कॉस्ट में खर्चा कम है, यानी कॉस्ट में प्रॉफिट ज्यादा है, मतलब फाइनेंशियल में कम, ज्यादा से कम करना है, क्या करेंगे? माइनस। डिविडेंड रिसीव्ड, अब ध्यान दो, डिविडेंड रिसीव्ड ओनली फाइनेंशियल में आता है, तो ओनली फाइनेंशियल का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो कॉस्ट में कम था, फाइनेंशियल में ज्यादा है, ऐड करेंगे। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेंस चार्ज इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में अंदर में एक लॉस आया, इससे फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम हो जाएगा, पर कॉस्ट में ज्यादा था, ज्यादा से कम करने के लिए माइनस। इनकम टैक्स भी फाइनेंशियल का खर्चा है, माइनस। बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल में क्रेडिट में गया, मतलब फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट में कम था, कम से बढ़ाने के लिए ऐड। अगला दो लाइन, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट में 4,12,000, फाइनेंशियल में 362। तो देखना मेरा ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कम है। अगर ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कम रहेगा, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में आता है, फाइनेंशियल में कम रहेगा, मतलब फाइनेंशियल में खर्चा वाला साइड कम है, तो फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा रहेगा ना, पर कॉस्ट में कम था, कम से बढ़ाने के लिए करेंगे ऐड। ध्यान देना ऐड कितना करेंगे, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आया 412500 माइनस 362,500, ये आने वाला है 50,000। मेरा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट में है 313,750 पर फाइनेंशियल में 330। फाइनेंशियल में क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम वाला साइड होता है, अगर फाइनेंशियल में इनकम वाला साइड ज्यादा है मतलब फाइनेंशियल में प्रॉफिट ज्यादा है, कॉस्ट में पक्का कम रहा होगा, कम से बढ़ाने के लिए वापस से क्या करेंगे? ऐड इन दोनों का डिफरेंस। सो आई थिंक डिफरेंस आएगा 16,250। गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का प्रॉफिट कम होगा। नॉशनल रेंट, अब देखो नॉशनल रेंट हो या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो, ये ओनली कॉस्टिंग का खर्चा है, इससे खाली कॉस्टिंग का प्रॉफिट कम होता है, फाइनेंशियल का ज्यादा रहता है, कम से बढ़ाना है, क्या करेंगे? ऐड। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फाइनेंशियल में आया, इससे प्रॉफिट कम हो गया फाइनेंशियल का। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे -88,500 के साथ, माइनस करेंगे 63,750, ऐड करेंगे 337,500, माइनस करेंगे 65,000, ऐड करेंगे 50,000, माइनस करेंगे 42,000, माइनस करेंगे 1,09,000, ऐड करेंगे 34,000, ऐड करेंगे 50,000, ऐड करेंगे 16,250, माइनस करेंगे 62,500, प्लस करेंगे 1,50,000, माइनस करेंगे 37,500, ये वैल्यू कितना आ जाएगा जरा देखना, 169,500, जो मेरा फाइनेंशियल से मैच कर गया। डन। तो ये था हमारा रिकंसिलिएशन का क्वेश्चन, एक और बड़ा इजी क्वेश्चन। अगला हमारा 7th वाला है जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, एक और बड़ा इजी क्वेश्चन। देखो सेम हमारा क्वेश्चन क्या हुआ है, सेम क्या लिखा हुआ है? जॉबिंग फैक्ट्री हैज अंडरटेकिंग टू सप्लाई 200 पीसेस ऑफ अ कंपोनेंट पर मंथ फॉर नेक्स्ट 6 months. Every month a batch order is opened against which material and labor are booked at actual. Overhead are levied at a rate per labor hour. Overhead का रेट आएगा per labor hour. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 80 पर पीस, और देखो आगे में मेरे को अगले 6 महीने का बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, कितना यूनिट बनाए, मटेरियल वेजेस क्या लगा एंड लेबर आर क्या लगा। क्वेश्चन उठता है लेबर आर क्यों दिया हुआ है, कारण क्या है? ओवरहेड का रेट है पर लेबर आर। तो इस पर्टिकुलर बैच में लेबर आर इतना लगा, मेरे को निकालना है
हर एक महीना में ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर क्या था, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड का वैल्यू मिल जाएगा। मेरा अगला क्वेश्चन उठता है ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर हम लोग निकालेंगे कैसे। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है अदर डिटेल्स, जैन से जून तक पूरे कंपनी के अंदर में चार्जेबल एक्सपेंस था इतना, लेबर आवर है इतना। अब मेरा तो भाई पहला ऑब्जेक्शन ये है कि चार्जेबल एक्सपेंस का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सपेंस, पर जो तुम लोग का क्वेश्चन है ना वो चार्जेबल एक्सपेंस को ओवरहेड की तरह ट्रीट कर लिया। स्टडी मैट में भी सेम क्वेश्चन है, उसमें भी यही किया था। जब हम लोग पढ़े थे तो हम इस बात को उस समय जिक्र किया था कि चार्जेबल एक्सपेंस वर्ड यूज नहीं होना चाहिए, वर्ड यूज होना चाहिए था ओवरहेड। पर भाई जैसा तुम लोग आईसीआई किया, तुम लोग ऐसा करना पड़ेगा मार्क्स चाहिए तो यहां पे लोग इसको ओवरहेड की तरह ट्रीट किया। तो ये सारा इंफॉर्मेशन है पूरे कंपनी का, ये सारा इंफॉर्मेशन है हर एक बैच का। मेरे को निकालना क्या है, हर एक बैच का कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल वैल्यू क्या। तो हर एक बैच में मटेरियल क्या लगा, लेबर क्या लगा, वो तो पता ही है। तो हम लोग पता है क्या करेंगे, इतना पोर्शन तो हूबहू छाप देंगे, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट। सो ये पोर्शन को देखना, मेरा मटेरियल वेजेस तो एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट कर दिए। पूरे क्वेश्चन में एकमात्र जो कैलकुलेशन था वो क्या चीज का था, चार्जेबल एक्सपेंस या फिर ओवरहेड का। वो कैसे आएगा, जैसे जनवरी में 1,20,000 डिवाइडेड बाय 4,800, ये रेट आएगा ₹25 पर लेबर आवर। इस बैच में लेबर आवर काम किया गया 240, तो ओवरहेड क्या आएगा 240 इंटू 25, यह आ जाएगा 6,000। सिमिलरली फरवरी में अगर हम लोग बात करें तो फरवरी के अंदर में क्या आने वाला है, 1,05,600 डिवाइडेड बाय 4,400, ये रेट आएगा ₹24 पर लेबर आवर। मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, जितना लेबर आवर फरवरी में काम किया गया 280, सो अगर कैलकुलेट करेगा ये वैल्यू कितना आ जाएगा 6720। सिमिलरली मार्च के अंदर में 1,20,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आएगा ₹24 पर लेबर आवर। 280 आर के लिए कितना आएगा 24 इंटू 280, वापस से कितना आ जाएगा 6720। सिमिलरली हम लोग हर मंथ का कैलकुलेट करेंगे। तो मटेरियल वेजेस को ऐड किए, चार्जेबल एक्सपेंस गलत वर्ड है, ओवरहेड होना चाहिए था, मिलाकर आया टोटल कॉस्ट। सेल वैल्यू देखो मेरे को दिया हुआ था ₹80 पर पीस। अब हर एक महीना में कितना पीस बनाए मेरे को पता है, तो नंबर ऑफ यूनिट को अगर 80 से मल्टीप्लाई करेंगे मिल गया सेल वैल्यू, माइनस टोटल कॉस्ट मिल गया प्रॉफिट। पर पीस निकालना है वापस यूनिट से डिवाइड करते हुए, ठीक। तो एग्जैक्ट सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा किया हुआ था, क्वेश्चन नंबर 7। चलो मेरा अगला है कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का एक और इजी क्वेश्चन, पर इसमें ना एक छोटा सा बात को ध्यान देना है। क्या बात को ध्यान देना है, हम लोग यहीं पे कर लेंगे इनफैक्ट क्वेश्चन, जरा देखे। एक कॉन्ट्रैक्टर है, सिविल इंजीनियर है, आर बिल्डिंग अ न्यू विंग टू अ स्कूल। द कोटेड फिक्स्ड प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट है 30 लाख, ये मेरा दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। सुपर इंपॉर्टेंट बात, वर्क कमेंस्ड ऑन 1 जनवरी 2022 एंड इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड ऑन शेड्यूल बाय 30 जून 2023। ध्यान देना, यहां पे 3 फाइनेंशियल ईयर बनता है। 1 जनवरी 2022 को शुरू किए, 30 जून 2023 को खत्म किए। क्वेश्चन में लिखा है डेटा रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एट ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इज एज बिलो। 31 मार्च 23 ईयर एंडिंग। तो बताइए जो मेरा पहला साल है ना, ये 1 जनवरी 2022 से 31 मार्च 2023 आ रहा है, तो ध्यान देना ये 15 महीना का बन रहा है। आइडियलिस्टिकली यहां पे 3 महीने का बनना चाहिए, फिर बनना चाहिए 12 महीने का, पर सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 15 मंथ्स का। क्विक क्वेश्चन में कॉन्ट्रैक्ट इस दिन शुरू हुआ, ईयर एंड है 31 मार्च 2023, तो 15 महीने का बनेगा। सो अगर बाई चांस कोई कॉस्ट आता है पर मंथ तो इंटू करना पड़ेगा 15। चलो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाए जरा। प्लांट गया एट कमेंसमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी पहला दिन पहुंच गया। ध्यान देना प्लांट का हम लोग लेते हैं डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मेरे को लेना है 15 महीने का। हायर ऑफ प्लांट जो रेंट पे लिए 77,000। मटीरियल सेंट टू साइट 6,62,000 यहां पर आ गया। मटीरियल रिटर्न क्रेडिट में लिख दिए 47,000। डायरेक्ट वेजेस पेड 9,60,000।
वेजेस रिलेटेड कॉस्ट 1,32,000, डायरेक्ट एक्सपेंस 34,000, सारा खर्चा डेबिट में लिखते चलेंगे। मेरा सुपरवाइजर स्टाफ का सैलरी डायरेक्ट है 90,000, इनडायरेक्ट 20,000, मिलाकर 1,10,000। रीजनल ऑफिस एक्सपेंस है 50,000, हेड ऑफिस एक्सपेंस है 30,000, सर्वे फीस है 27,000, 50, 30, 27 तीनों लिखेंगे। प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव्ड, कितना पेमेंट आया वो मेरे लिए इररिलेवेंट है, इसका काम होता है बैलेंस शीट या कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने में। प्लांट इज टू बी डेप्रिशिएटेड एट 25% पर एनम फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन मेथड विद नो रेसिडुअल वैल्यू। सुनो, 25% है प्लांट का डेप्रिसिएशन रेट, तो 2,40,000 का 25% आएगा एक साल का, 12 महीने का। पर भाई मेरे को कैलकुलेट करना है 15 महीने का। सो अगर हम लोग कैलकुलेट करें, सॉरी 15 नहीं 25% है ना, जाएगा 75,000। अनयूज मटेरियल ऑन साइट ऑन 31 मार्च दिया हुआ है 50,000, यानी मेरा मटेरियल थोड़ा साइट में पड़ा रह गया 50,000, वो लिख दिए यहां पर। वेजेस ओड टू डायरेक्ट वर्कर टोटल 40,000, वेजेस ओड यानी आउटस्टैंडिंग वेजेस रह गया 40,000, तो जितना मेरा वेजेस का अमाउंट था उसमें 40,000 मेरे को और ऐड करना चाहिए। बजटेड प्रॉफिट 8 लाख, आई डोंट केयर, मेरा बजटेड प्रॉफिट क्या है इससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को कैलकुलेट करना होता है नॉशनल प्रॉफिट। वर्क सर्टिफाइड दिया हुआ है, अनसर्टिफाइड दिया हुआ है, ये जाएगा मेरा स्टेज 2 में 24 लाख एंड 1,80,000। तो जैसे ही सबको ऐड करेंगे माइनस ये करेंगे, मेरे को क्या मिल जाएगा, बाय बैलेंस सीडी कॉस्ट ऑफ वर्क टिल डेट काउटीडी 77,000 प्लस 6,62,000 प्लस 10 लाख प्लस 132 प्लस 34,000 प्लस 1,10,000 प्लस 75 माइनस, आई थिंक ये आएगा 21 लाख। तो 21 लाख जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा आई थिंक 4,80,000। सो अगर तुम लोग देखिएगा मेरा नॉशनल प्रॉफिट आ जाएगा 4,80,000। वेरी इजी, कुछ भी नहीं था, सही बताओ, ये सब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन है हमारे प्रोसेस कॉस्टिंग का, वापस इस टाइप का क्वेश्चन हमारा किया हुआ है। एक क्वेश्चन था हमारा घी का, आई थिंक ऐसा कुछ क्वेश्चन था जहां पे 55% नॉर्मल लॉस होता था, ये वैसा ही क्वेश्चन है। देखो, डेयरी वाला प्राइवेट लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क। Its process involves filtration and boiling of milk. After that, some sugar, flavor, color is added and then letting it cool to fill the product into clean and sterile bottles. पहला लाइन में देखना एक भी नंबर नहीं है, कोई काम का नहीं है। For producing 10 liter of flavor milk, 100 liter of raw material is required which extract only 45 liter of standardized milk. तो देखो यहां पे दो प्रोसेस है, पहला है प्रोसेस 1, अगला है प्रोसेस 2। बोलते पहले 100 लीटर ऑफ रॉ मिल्क जाता है, उसे 45 लीटर ऑफ स्टैंडर्डाइज मिल्क आता है। फिर एक बार ये यहां पर पहुंचा, इससे हम लोग 10 लीटर ऑफ फ्लेवर्ड मिल्क निकालते हैं। फिलहाल मेरे को खाली प्रोसेस 1 का बनाना है, तो अगर 100 जाता है, इसे 45 का आउटपुट आता है, यानी 55 का मेरा नॉर्मल लॉस है। सो 55 आउट ऑफ 100 यानी मेरा नॉर्मल लॉस पता है क्या आ जाएगा, 55%। फर्स्ट पैरा का खाली ये एक सिग्निफिकेंस था। प्रोसेस 1 में देखो मेरा कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है इतना, जिसमें मटेरियल लेबर ओवरहेड मिल्क, यहां पे मटेरियल है कितना कितना लगा दिया हुआ है। करंट ईयर में और रॉ मटेरियल आया इतना लीटर, इस वैल्यू पे लेबर ये, ओवरहेड ये। अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी दिया हुआ है, इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया हुआ है, और अगले प्रोसेस में कितना गया वो भी दिया हुआ है। मेरे को बनाना क्या है, यूजिंग वेटेड एवरेज मेथड 3 स्टेटमेंट एंड प्रोसेस 1 अकाउंट। सो अगर हम लोग प्रोसेस 1 अकाउंट बनाए, तो मेरा ओपनिंग डब्ल्यूआईपी के अंदर में आएगा, यूनिट हैगा 13,500, वैल्यू तीनों को ऐड करके अगर हम लोग देखें, ये आई थिंक आ जाएगा 3,30,000। इसके अलावा और मटेरियल आया है 3 लाख लीटर, जिसका वैल्यू कितना है 15 लाख।
लेबर लगा है 6 लाख, ओवरहेड लगा है 18 लाख, डेबिट साइड डन। मेरा अब नॉर्मल लॉस दिया हुआ है 3000 लीटर। नॉर्मल लॉस कुछ होगा वो निकाल लेंगे कितना है। क्लोजिंग WIP है 27,000 और अगले प्रोसेस में क्या जा रहा है 118500। अब देखो बेस्ट पार्ट ये क्वेश्चन का, जो मेरा नॉर्मल लॉस है ना वो बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। सो अगर हम लोग बैलेंसिंग फिगर निकाले जाएगा 1,65,000 और पता है 1,65,000 आया कैसे होगा, इसको निकालने का एक और तरीका था। नॉर्मल लॉस है 55%, करंट ईयर में मटेरियल 3 लाख गया, उसका 55% कैलकुलेट करना है कितना आएगा 1,65,000। ठीक, इसका रेट कुछ बताया नहीं है। नॉर्मल लॉस का वैल्यू करते हैं कचरा पे, कचरा का रेट बताया नहीं, मतलब ये 0 है। अब मेरे को बनाना है 3 टेबल और वो भी वेटेड एवरेज, जो बड़ा इजी होता है। वेटेड एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, पहले के अंदर में इनपुट था मिलाकर 313500, पर्टिकुलर्स, परसेंटेज मटेरियल, परसेंटेज लेबर, परसेंटेज ओवरहेड। जो मेरा कंप्लीटेड है वो कितना था, मेरा कंप्लीटेड कितना है 1,18,500, ये ऑब्वियसली 100% कंप्लीट हुआ होगा तो मटेरियल में भी 1,18,500 आएगा, लेबर में भी 1,18,500, ओवरहेड में भी 1,18,500। हम परसेंटेज में लिख नहीं रहे, हम सीधा मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगला मेरा नॉर्मल लॉस 1,65,000। ध्यान देना, दुनिया में कुछ भी हो जाए नॉर्मल लॉस में कभी कुछ नहीं लिखते। अगला है अब नॉर्मल लॉस 3,000 यूनिट। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 180, तो 3,000 का 100% 3,000, 80% 2400। मेरा अगला है क्लोजिंग WIP, ये है 27,000। इसका डिग्री ऑफ कंप्लीशन दिया है 180, तो 27,000 का 100% होता है 27,000, इसका 80% होता है 21,600। अगर हम लोग ये मिलाकर देखें आई थिंक ये आएगा 148,500। ये मिलाकर देखना आई थिंक ये आने वाला है 142,500, 142,500। ठीक, अब अगला टेबल में हम लोग निकालते थे कैलकुलेशन ऑफ रेट पर यूनिट वेटेड एवरेज में। ध्यान देना, आज जब हम लोग वैल्यू लेंगे हम लोग किसका लेंगे, ओपनिंग एंड करंट पीरियड दोनों का। तो ओपनिंग के अंदर में मटेरियल क्या था 150, ऐड करेंगे करंट वाला, यानी मटेरियल का वैल्यू आएगा 16,50,000। लेबर ओपनिंग में है 45, करंट में लगा 6 लाख, तो 645। ओवरहेड मेरा ओपनिंग में था 135, करंट में 18 लाख, मिलाकर आएगा 1935। इसको डिवाइड करना है एग्जैक्ट ये 3 यूनिट से, तो देखो मेरा ये वैल्यू आया हुआ था, डिवाइड करना एग्जैक्ट ये यूनिट से, मेरे को क्या मिल जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। अब एक और कॉस्ट पर यूनिट आ गया, एग्जैक्ट ये सारे कॉस्ट पर यूनिट को इनसे मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे, सब एक का रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिल जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन चल रहा है। चलो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। एग्जैक्ट ये सेम क्वेश्चन हमारा ऐसा किया हुआ है, वो था सनमून लिमिटेड का। क्या है क्वेश्चन 10? केपी लिमिटेड प्रोड्यूसेस एंड सेल्स द फॉलोइंग प्रोडक्ट। मेरा 5 प्रोडक्ट है, पांचों का यूनिट दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग दिया हुआ है। पर ध्यान देना डी में नहीं दिया हुआ है, यानी डी को मेरे को स्प्लिट ऑफ में ही बेचना पड़ेगा। मेरा रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड अदर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इतना लगा है इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सेपरेशन के पहले, जो मेरे को बांट रहा है किस बेसिस पे, एनआरवी मेथड लगाते हुए। सो अगर हम लोग इसका टेबल बनाए, या सॉरी टेबल बोल रहे हैं, वो चार्ट टाइप का बनाए, तो बताइए कुछ ऐसा दिखेगा। कितना यूनिट है 5 लाख, 75,000, 62,500, 50,000 एंड 187,500। सेलिंग प्राइस एट स्प्लिट ऑफ दिया हुआ है इतना, यानी अगर यहीं पर बेचे तो 42.5, 32.5, 20, 25, 35। ठीक, वो अगर फर्दर प्रोसेस करके बेचे तो इतना इतना में बेचेंगे,
डी फर्दर प्रोसेस नहीं हो रहा था, किस रेट में बेचेंगे? 62.5, 42.5, 30 एंड 50। क्लियर है यहां तक? अब बोलता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मेरा खर्चा क्या लगा? 89.75 एंड 13.67,500। सो अगर हम लोग ऐड करेंगे तो मेरे को टोटल कॉस्ट मिलेगा, जो एक बार देखना ये आएगा 103,42500। इसको मेरे को बांटना है। कौन सा मेथड लगाना है? एनआरवी। मेरा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट दिया हुआ है 3125, पहले वाले में 3125, सेकेंड वाले में 375, 125 एंड 375। अब मेरे को लगाना है एनआरवी मेथड। एनआरवी मेथड का फॉर्मूला क्या था? सेल वैल्यू ऑफ फाइनल आउटपुट, यानी इतना 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 यूनिट जब फाइनली बेचेंगे, डी में तो फाइनल यही आएगा, तो सेल वैल्यू क्या माइनस करना है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो इस क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या पोस्ट सेपरेशन कॉस्ट। सो अगर हम लोग इसका देखें सोल्यूशन, वो लोग कैसे निकाला है? एनआरवी मेथड में सेल वैल्यू ले रहे हैं फाइनल आउटपुट का, तो ध्यान देना सारा का सारा सेलिंग प्राइस है फाइनल आउटपुट का, यानी 5 लाख इंटू 62.5, 75,000 इंटू 42.5, 62,500 इंटू 30, इसमें फाइनल आउटपुट यही है 187,500 इंटू 50। माइनस करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो क्वेश्चन में था ही नहीं। अगला माइनस करना है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो 4 में है, तो 3125, 375, 125, 0 एंड 375 माइनस करते मेरे को मिल जाएगा एनआरवी। अब मेरे को क्या करना है? जो मेरा टोटल ज्वाइंट कॉस्ट आया था वो कितना था? ये वाला वैल्यू। मेरे को इसको बांटना है ये एनआरवी के रेशियो में, जो हम लोग बांट दिए एग्जैक्ट एनआरवी के रेशियो में। अब एक और मेरा एनआरवी के रेशियो में बढ़ गया, मेरा सारा का सारा वैल्यूज यहां पे क्या आना था वो आ गया। क्वेश्चन में करने क्या बोला है? प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग इनकम फोरकास्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस ना करे, आज यानी अगर स्प्लिट ऑफ में बेच रहे तो मेरा प्रॉफिट क्या? तो स्प्लिट ऑफ में बेचेंगे तो मेरा सेल वैल्यू क्या आएगा? दिस इंटू दिस, 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 माइनस करेंगे खाली एक खर्चा, वो कौन सा था? ज्वाइंट कॉस्ट या प्री सेपरेशन, जो जब जस्ट अभी निकाले। देखिए सारा सेलिंग प्राइस है स्प्लिट ऑफ का, माइनस करेंगे जो ज्वाइंट कॉस्ट जो जस्ट अभी पहला टेबल में निकाले, मेरे को मिल गया प्रॉफिट। अब क्वेश्चन में एक फिक्स्ड कॉस्ट भी दिया हुआ था, वो किसी इंडिविजुअल आइटम पे तो डिपेंड नहीं करता, तो हर एक का टोटल प्रॉफिट करेंगे, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करेंगे सीधा टोटल से, मिल गया प्रॉफिट। सेकंड पार्ट में मेरे को कैलकुलेट करने बोला है इनकम। अगर हम लोग फर्दर प्रोसेस करें एबीसीई को, तो अगर फर्दर प्रोसेस करेंगे तो सेल वैल्यू मेरे को लेना पड़ेगा ये लास्ट वाला, पर ध्यान देना अगर लास्ट में बेच रहे हैं तो मेरा दो खर्चा लगा, एक प्री सेपरेशन एक पोस्ट सेपरेशन। सो सेल वैल्यू लेंगे अगर लास्ट वाला तो एक माइनस करेंगे प्री सेपरेशन, एक माइनस करेंगे पोस्ट सेपरेशन, तब मेरे को मिलेगा प्रॉफिट, माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, फाइनल प्रॉफिट। वेरी इजी। तो ये था हमारा जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट। अब अगला आता है सर्विस कॉस्टिंग। सर्विस कॉस्टिंग मतलब ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ये सेम क्वेश्चन हमारा किया हुआ था पावर जनरेशन प्लांट का, जो वापस से आरटीपी में आया है। प्रिपेयर कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ पानीपत थर्मल पावर स्टेशन शोइंग द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केडब्ल्यूएच। निकालना है कितना कॉस्ट लग रहा है पर केडब्ल्यूएच, कितना केडब्ल्यूएच दिया हुआ है, सारा का सारा कॉस्ट देखो मेरे को दिया हुआ है, पढ़ना पाप है, वर्ड टू वर्ड कॉपी पेस्ट करना। नीचे में दो खर्चा बोलते हैं 7 kWh ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड पर केजी, यानी 7 kWh को जनरेट करने के लिए 1 kg कोल लगता है, जिसको परचेज करते हैं कोल को 4.75 पर केजी। एकमात्र कैलकुलेशन, 7 kWh को जनरेट करने के लिए कोल लगता है 1 kg, 7 kWh के लिए कोल लगता है 1 kg। तो भाई इतने को जनरेट करने के लिए मेरा कोल क्या लगने वाला है? 1 kWh के लिए 1/7,
तो पता है 16,50,000 के लिए क्या लगेगा, 16,50,000 बाय 7, एक नंबर आएगा, इंटू करेंगे 4.75, तो ये वैल्यू आएगा 11,9643, 11,9643। मेरा एक और खर्चा आया 11,9643। और लास्ट में बोलता है डेप्रिसिएशन होगा 5% ऑन कैपिटल कॉस्ट ऑफ 3,10,00,000, तो भाई 3,10,00,000 का 5% कैलकुलेट करो, ये आएगा 15,50,000। तो जैसे ही सारे कॉस्ट को ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा टोटल कॉस्ट, डिवाइड करेंगे केडब्ल्यूएच से, क्या मिल जाएगा, कॉस्ट पर केडब्ल्यूएच। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कॉस्ट को ऐड करना, डिवाइडेड बाय केडब्ल्यूएच, मेरे को मिलेगा कॉस्ट पर केडब्ल्यूएच। वेरी इजी क्वेश्चन। चलो मेरा अगला है क्वेश्चन नंबर 12 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और जब हम लोग किए थे तो हम इसमें 4 5 या 10 टिक लगवाया होगा कि ये सुपर गजब का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या लिखा है। XYZ मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग एस्टिमेशन फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। कॉस्ट कार्ड बनाते हैं। एस्टिमेशन दिया हुआ है, यानी मेरे को क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड। 2 रॉ मटेरियल लगेगा इतना इतना स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इस रेट पे ये वैल्यू। 2 लेबर लगेगा इतना आर, इस रेट पे ये वैल्यू। अब आगे बोलते हैं स्टैंडर्ड लॉस इन प्रोसेस वाज एक्सपेक्टेड टू बी 10% ऑफ टोटल इनपुट। यानी मेरा जितना रॉ मटेरियल जा रहा है, देखो मिलाकर जा रहा है 2800 kg। बोलते हैं इसका 10% नॉर्मल लॉस हो जाएगा, तो 2800 में से 10% माइनस करेंगे 280, तो पता है कितना आएगा, ये 2520। आज यानी मेरा इतना और इतना स्टैंडर्ड क्वांटिटी लग रहा है कितने आउटपुट को बनाने के लिए, 2520 के लिए। अब आगे बोलता है आइडल लेबर टाइम होगा 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर। एक्चुअल लेबर आर नहीं, एक्सपेक्टेड लेबर आर। तो एक्सपेक्टेड लेबर आर ये था, बोलते हैं इसका 5% आइडल टाइम है, यानी इसमें से 5% माइनस करेंगे। ठीक। एट द एंड ऑफ द मंथ the following information has been collected from the cost accounting department. The company has produced 2960 kg of finished goods. यानी एक्चुअल में बनाया गया है इतना केजी, जिसको बनाने के लिए मेरा इतना क्वांटिटी, इस रेट पे ये वैल्यू लगा है। कैलकुलेट क्या करना है, बहुत सारा मटेरियल एंड लेबर वेरिएंसेस। देखो पहले ना हम लोग बनाते हैं मटेरियल का कॉस्ट कार्ड। मटेरियल पहला होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट। सिंस यहां पे मिक्स और यील्ड वेरिएंस बोला है, तो एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। क्या नाम है, डीएफ और सीई। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1600 और 1200 था, पर ध्यान देना है कितने को बनाने के लिए था, 2520। 1600 और 1200 था, पर ध्यान देना है कितने के लिए था, 2520 के लिए। पर एक्चुअल में बनाए 2960, तो उसके लिए क्या लगना चाहिए, एक्चुअल में बनाए 2960, उसके लिए क्या लगना चाहिए। आई थिंक ये आएगा 1879, और ये वाला आएगा 1410। 1879 1410, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन। अगला मेरे को मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड रेट, वो है 50 एंड 35। मल्टीप्लाई करते ही स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा। अब मेरा अगला क्वेश्चन उठता है एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल रेट कहां है, वो तो ये रहा दिया हुआ है, कॉपी पेस्ट करना है। ठीक। मेरा एक्चुअल क्वांटिटी देखो कुल मिलाकर कितना है, 3100। मेरे को लास्ट वाले कॉलम में क्या करना है, इस एक्चुअल क्वांटिटी को लेना है और इसको अपोर्शन करना है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में। तो देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है, ये। पर अगर देखेंगे ना 2520 दोनों में कॉमन था, 2960 दोनों में कॉमन था, 16 और 12 को हटाओ, रेशियो क्या बन जाएगा, 4:3। सो 3100 को बांटेंगे 4:3 के रेशियो में, जो आ जाएगा 1771 एंड 1329। ठीक।
ये बन गया हमारा मटेरियल का कॉस्ट कार्ड। कैलकुलेट करना है कॉस्ट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट कर देना। अगला मेरे को निकालना है क्वांटिटी या यूसेज वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। अगला मेरे को निकालना है रेट वेरिएंस, फॉर्मूला क्या बनेगा, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। बाद में करना है यील्ड और मिक्स वेरिएंस, तो ध्यान देना क्वांटिटी वेरिएंस में था स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एसआर, इसी को तो बांटना है यील्ड और मिक्स में। हम एक शॉर्टकट बताया था, क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के बीच में लास्ट कॉलम को माइनस करेंगे, उसी को करेंगे प्लस। तो फॉर्मूला के बीच में लास्ट कॉलम को माइनस करो, उसी को करो प्लस, मेरे को क्या मिल जाएगा, यील्ड और मिक्स वेरिएंस। सो ये कैलकुलेशन आप लोग खुद कर सकते हैं। अगला मेरे को बनाना है लेबर का कॉस्ट कार्ड। लेबर का कॉस्ट कार्ड कैसा बनेगा, दो है स्किल्ड और अनस्किल्ड, पहला स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आर एक्चुअल रेट एक्चुअल कॉस्ट, लास्ट में एक्चुअल आर को बांटना है स्टैंडर्ड के प्रपोर्शन में, एक है स्किल्ड एक है सेमी स्किल्ड। दो 2000 और 1600 दिया हुआ था, पर क्वेश्चन में बोला है आइडल टाइम होगा 5% ऑफ एक्सपेक्टेड लेबर आर, तो 2000 में से 5% हटाओ, ये बचेगा 1900। 1600 में से 5% हटाओ, ये बचेगा 1520। ठीक, यह है स्टैंडर्ड आर। पर ध्यान देना ये जो था वो कितने यूनिट के लिए था, 2520 के लिए। तो 2960 के लिए क्या होना चाहिए, हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यह आएगा 2232, लास्ट वाला आएगा 1785, 22321785। ठीक, अगला मेरे को मल्टीप्लाई करना है रेट, वो दिया हुआ था 40 और 50, मिल गया स्टैंडर्ड कॉस्ट। मेरा एक्चुअल आर कितना है, एक्चुअल रेट कितना है, एक्चुअल कॉस्ट क्या है, कॉपी पेस्ट। अब एक्चुअल आ रहा है टोटल में 4120, एग्जैक्ट लिखेंगे 4120, क्या चीज के रेशियो में बांटना है, स्टैंडर्ड का रेशियो में। स्टैंडर्ड का रेशियो में देखो ये दोनों कॉमन है, इसको हटाओ, 190 और 152, ये पता है रेशियो क्या बन जाएगा, ये रेशियो बन जाएगा 5:4। डबल 289 1831 डन। अब आगे जो वेरिएंस निकालना है आराम से निकाल पाएंगे। लेबर कॉस्ट का वेरिएंस बोलेगा कॉस्ट का डिफरेंस, अगर एफिशिएंसी वेरिएंस बोलेगा स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू एसआर, रेट वेरिएंस बोलेगा एसआर माइनस एआर इंटू एक्चुअल आर, रिवाइज्ड एफिशिएंसी और मिक्स बोलेगा, आप आराम से निकाल सकते हैं। चलो डन। चलो मेरा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 मार्जिनल कॉस्टिंग का। एक और बड़ा इजी क्वेश्चन है 13, जरा देखो क्या लिखा हुआ है, देखो the following data are available from the budget records of Feinstein Women's Handbag Company for the next budget period. सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, मेरा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में एक मटेरियल है, एक कमीशन है, टोटल 800। तो सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, क्या मिल जाएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, जो आ जाएगा 200। मेरा फिक्स कॉस्ट में 3 है, मेरे को मतलब है टोटल से, वो देखो दिया हुआ है। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सेलिंग प्राइस है 1000, वेरिएबल कॉस्ट है 800, कंट्रीब्यूशन आएगा 200 एंड फिक्स कॉस्ट टोटल में है 23 लाख। ठीक, पहला पार्ट में निकालना है ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड वैल्यू। अब पहले ना मेरे को पीवी रेशियो निकाल लेना चाहिए। पीवी रेशियो क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल इनटू 100, कैलकुलेट करके देखना 20%।
बीपी निकालना है यूनिट में, बीपी निकालना है यूनिट में, फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये रहा मेरा फिक्स कॉस्ट, डिवाइड करेंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सो कैलकुलेट करके देखना 23 लाख बाय 200 आएगा 11,500। अगला मेरे को निकालना है वैल्यू में, फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। 23 लाख बाय 20% कैलकुलेट करके देखना, यह आ जाएगा पीवी वैल्यू में। नेक्स्ट, अब आगे बोलता है, अगर स्टोर्स मैनेजर इज पेड 1% कमीशन ऑन सेल, व्हाट वुड बी द एनुअल ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट एंड वैल्यू। बोलते हैं एक और नया मेरा खर्चा आ गया जहां स्टोर्स मैनेजर को देंगे 1% ऑफ सेल। सेल पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर सेल बढ़ेगा तो कमीशन बढ़ेगा, सेल गिरेगा तो कमीशन गिरेगा, यानी मेरा फिक्स कॉस्ट नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट है। 1% ऑन सेल, सेलिंग प्राइस आज के दिन 1000 था, अगर इसका 1% निकालेंगे कितना आ जाएगा, 10 रुपया। यानी जो अभी तक मेरा वेरिएबल कॉस्ट चल रहा था 800, इसमें 10 और बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 810। तो कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 190, यानी पीवी रेशियो हो जाएगा 19%, पर फिक्स्ड कॉस्ट वही रहेगा। अब बीपी क्या बन जाएगा, 23 लाख बाय 190 यूनिट में, और वैल्यू में क्या बनेगा, 23 लाख बाय 19%, 23 लाख बाय 19%। तो देखो मेरा सेकेंड पार्ट भी डन, बड़ा इजी है। पार्ट 3 बोलते अगर फर्म डिसाइड किया टू पे अ फिक्स सैलरी ऑफ 9 लाख इन लिeu ऑफ सेल्स कमीशन, आज यानी वो डिसाइड किया भाई हम सेल्स कमीशन को डिसकंटिन्यू करते हैं, उसकी जगह हम फिक्स सैलरी देंगे 9 लाख। तो देखो अब बदलाव क्या आएगा, सेलिंग प्राइस तो 1000 ही था, वेरिएबल कॉस्ट में खाली 750 रह जाएगा, कंट्रीब्यूशन बन जाएगा 250, तो पीवी रेशियो बन जाएगा 250 बाय 1000, 25%। पर जो मेरा फिक्स कॉस्ट पहले 23 लाख था, अब इसमें 9 लाख और बढ़ जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 23 लाख प्लस 9 लाख 32 लाख। मेरे को फिर से निकालना है बीपी, 32 लाख बाय 250 यूनिट में, 32 लाख बाय 25% वैल्यू में। डन। नेक्स्ट, एक यहां पर पार्ट डी है, बोलते हैं कंसिडरिंग ब्रेक इवन पॉइंट एंड रिक्वायरमेंट ए, यानी पहले वाले पार्ट का बीपी लेकर चलो, जो आई थिंक 11,500 आया था, चेक कर ले कितना आया था, यस। अब आगे बोलते हैं अगर स्टोर्स मैनेजर को पे करेंगे 2% कमीशन ऑन ईच बैग सोल्ड इन एक्सेस ऑफ बीपी, यानी बीपी के ऊपर जितना भी बैग बेचे उस पर 2% कमीशन देंगे उसको, तो व्हाट वुड बी द प्रॉफिट अगर 20,000 बैग को बेचे हैं। बहुत इजी है, अगर 20,000 को बेचे हैं तो मेरा प्रॉफिट क्या आया, तो देखो बीपी है 11,500, 20,000 बैग को बेचे हैं, यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा 8,500 यूनिट, सेल माइनस बीपी, ठीक। तो बताइए मेरा प्रॉफिट कितना आ जाएगा, मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया 8,500 यूनिट, मेरा प्रॉफिट कितना आएगा, देखो 8,500 यूनिट पे प्रॉफिट आएगा, कितना आएगा, कंट्रीब्यूशन चल रहा था 200, पर हम लोग 2% कमीशन दे रहे हैं ऑन सेल, तो 1000 का 2% होता है 20, तो ऑलरेडी 200 रुपया कमा रहे थे, पर 20 रुपया कमीशन देंगे, यानी क्या बचेगा 180। तो 8500 यूनिट पे अगर 180 हम लोग कैलकुलेट करें तो देखो ये आएगा 15,30,000, तो प्रॉफिट क्या आएगा 15,30,000। बहुत इजी था। चलो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, बजट का क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, वापस से सेम ऐसा क्वेश्चन हमारा किया हुआ था बजट चैप्टर के अंदर में, हम वापस से इसमें 9-10 टिक लगवाया था। देखो ईडीएफ लिमिटेड प्रोड्यूस करता है दो प्रोडक्ट यूजिंग स्किल्ड लेबर एंड 2 टाइप ऑफ मटेरियल। पहले 2 प्रोडक्ट के अंदर में सेल क्या है देखो दिया हुआ है, पर यूनिट मेरा रॉ मटेरियल क्या लगता है एक्स और वाई का देखो दिया हुआ है, लेबर आर पर यूनिट क्या लगता है दिया हुआ है, एक्स और वाई को कौन से रेट में लेंगे, लेबर का रेट क्या है, ओवर टाइम प्रीमियम क्या है, अगर मोर देन 45 आवर काम किए, एफिशिएंसी रेशियो दिया है, नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट बात, 4-6 दिन वीक का ये पीरियड है, 4-6 दिन वीक का ये पीरियड है, 4 वीक है 6-6 दिन का, मतलब ये सारा इंफॉर्मेशन है 24 डेज का। स्टॉक एट द बिगनिंग, ओपनिंग स्टॉक दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा दिया हुआ है, मेरे को बनाना है मटेरियल परचेज एंड वेजेस बजट। सेल से शुरू करना है,
परचेज में पहुंचना है, 4 स्टेप में काम होगा। शुरू करेंगे पहले सेल के साथ, फिर निकालेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे आएगा? स्टार्ट करेंगे सेल के साथ, निकालेंगे प्रोडक्शन। प्रोडक्शन कैसे आता है? ओपनिंग एफजी प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग एफजी होता है सेल। सो प्रोडक्शन कैसे आएगा? सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो सेल है ए और बी का, ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे ओपनिंग। क्या मेरे को मिल जाएगा? प्रोडक्शन कितना आया? क्वेश्चन उठता है क्लोजिंग और एफजी ओपनिंग कहां है? क्लोजिंग स्टॉक देखो ए और बी, और ओपनिंग स्टॉक ए और बी। ओपनिंग तो देखो एग्जैक्ट दिया है 550 350, पर मेरा क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ नहीं है, बोलता है 5 डेज सेल के बराबर है। अब ध्यान देना, ये सारा इंफॉर्मेशन था 24 डेज के लिए, तो ये जो है ये है 24 डेज के लिए, ये है 24 डेज के लिए। तो 5 डेज के लिए क्या होगा? वो मेरा बन जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल में ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्या मिल जाएगा? प्रोडक्शन। अब एक और प्रोडक्शन आ गया। तीसरा स्टेप में निकालना है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। वो कैसे आएगा? बोलता है हर एक यूनिट को बनाने में रॉ मटेरियल एक्स और वाई का लगता है 8.5 6.8। तो इतने को बनाने में लगेगा इतना इंटू 8.5 एंड इतना इंटू 6.8। बी में एक को बनाने में लगता है एक्स का 5.1, वाई में लगता है 10.2, तो इससे को बनाने के लिए इंटू 5.1 इंटू 10.2 लगेगा। तो मेरा एक्स और वाई में मेरा कुल मिला के रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या करना है, मेरे को मिल गया। तीसरा स्टेप डन। अगला मेरे को कैलकुलेट करना है परचेज। क्वेश्चन उठता है परचेज कैसे आएगा? देखो रॉ मटेरियल कंज्यूम क्या होता है? ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। परचेज कैसे आएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आया है, ऐड करेंगे क्लोजिंग माइनस करेंगे ओपनिंग, क्या मिल जाएगा? परचेज। ठीक। ओपनिंग स्टॉक देखो मेरे को दिया हुआ है 1200 600। क्लोजिंग स्टॉक के बारे में लिखा हुआ है 10 डेज एंड 5 डेज कंजम्पशन। तो भाई ध्यान देना, ये जो मेरा रॉ मटेरियल कंज्यूम था ये था 24 डेज का, तो 10 दिन और 5 दिन का क्या होगा, क्या मिल जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। कंजम्पशन में ऐड किए क्लोजिंग माइनस की ओपनिंग, मेरे को मिल गया परचेज। अब दोनों रॉ मटेरियल का रेट दिया हुआ था 8 और 10, मल्टीप्लाई करते क्या मिल जाएगा? परचेज का वैल्यू। वेरी इजी। अब अगला निकालना है वेजेस का बजट। वो वेजेस का बजट कैसे आने वाला है? देखो कितना यूनिट बनाए थे हम लोग, कैलकुलेट किए 43807045। आगे लिखा था हर एक यूनिट को बनाने में स्टैंडर्ड में लेबर आ रहा है 5.1 एंड 8.5। 5.1 8.5 यानी जैसी मल्टीप्लाई करेंगे क्या मिलेगा? टोटल स्टैंडर्ड आर क्या। यहां तक तो इजी। अब आगे थोड़ा ध्यान देना। क्वेश्चन में देखो दिया हुआ है एफिशिएंसी 85%। एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, जो दिया हुआ है 85%। तो जैसे दोनों को ऐड करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मिल जाएगा एक्चुअल टाइम 22338 प्लस 59883 डिवाइडेड बाय 85% आ जाएगा 96731। एनीवेज ये लोग अलग अलग निकाल रहा था। ये दोनों अगर मिलाकर देखेगा ये वही आएगा R96730। ठीक। अब आगे बोलता है कि इतना देर तो ये टाइम लिया। अब बोलता है इसके अलावा नॉन प्रोडक्टिव डाउन टाइम था 15% ऑफ प्रोडक्टिव आवर, यानी जितना देर काम किया इसका 15% ये और घर वहां पे बैठा हुआ था, पर वो नॉर्मल आइडल टाइम था जो अनअवॉइडेबल था। तो इसका अगर हम लोग 15% निकालेंगे ये आएगा 14511। जैसी ऐड करेंगे मेरे को मिलेगा 11123 या 241। तो इन दोनों को ऐड करके देखना ये कितना आएगा 111240 या 241, एक ही बात चल रहा है, एक का डिफरेंस 111240। तो यहां पे लोग इतना खिचड़ी बनाए, हम लोग एक सिंपल तरीका से निकाल लिए। अब आगे बोलता है लेबर का रेट है 30 पर आवर, ओवर टाइम प्रीमियम 75% है, यानी अगर ओवर टाइम काम करेगा तो 30 में 75% जोड़ के देंगे। तो 30 में अगर 75% जोड़ेगा तो देखना ये वैल्यू आएगा
52.5। अगर वर्कर मोर देन 45 आवर वीक काम करे, देयर आर 400 डायरेक्ट वर्कर्स। तो देखो नॉर्मल वर्किंग आवर क्या है, 45 एक वीक में, तो 4 वीक में इतना, 4 वीक था तो 400 वर्कर करेंगे इतना, तो 45 इंटू 4 इंटू 400 यह आएगा 72,000। यानी इसमें 72,000 नॉर्मल है, जो रिमेनिंग आएगा वो आएगा ओवर टाइम। 72,000 में किस रेट में देंगे, 30 का रेट में, ओवर टाइम में देंगे 52.5 के रेट में, मिलाते क्या मिल जाएगा, वेजेस का बजट। सो आई थिंक इसी के साथ हमारा जो सीए इंटर मे 23 का आरटीपी था उसका क्विक डिस्कशन, सारा कैलकुलेशन जो की कैलकुलेशन था हम लोगों ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। चलो थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट रहे इस वीडियो से रिलेटेड, कोई कहीं पे क्वेरी रहे, जरूर कमेंट में करके मेरे से पूछना। थैंक यू सो मच, बाय।